हमारे साथ समाज सेवी मेधा पाटकर जी जुड़ रही हैं। अब मेधा जी, आप लगातार किसानों की आवाज उठाती रही हैं। अब ये एक और खुलासा आपने किया है। आपने कहा है कि एक पर्टिकुलर परियोजना में करीब करीब 27.5 करोड़ की कमीशन अजीत पवार को दी गई। मैम, इसके बारे में थोड़ा डिटेल और विस्तार से बताएं कि आखिरकार ये कैसे परियोजना में कहां घूस दी गई, आपके पास क्या जानकारी है और क्या साक्ष्य है इस बाबत? ये एक तो मेरे कागजात नहीं है, ये आयकर विभाग के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर कोल्हापुर के जांच के आधार पर निकाले हुए आदेश का हिस्सा है। और इसमें जो जांच की गई थी वो महालक्ष्मी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की गई और घोड़झिरी ब्रांच कैनाल जो गोसीखुर्द डैम का हिस्सा है उसकी जांच की गई। उसमें उनको जो कॉन्ट्रैक्ट मिला वो बीटी पाटिल एंड सन्स नाम के जॉइंट वेंचर के दूसरे कंपनी के साथ मिला था 287 करोड़ का। और उसमें जो बंटवारा हुआ है, जो बंदरबाट हर इरिगेशन प्रोजेक्ट में चलती आती है, ये जनता जानती है। सिंचाई घोटाले के समय इसका जिक्र होता रहा, लेकिन जो ठोस ब्यौरा सामने आया है वो उसी कंपनी के एक डायरेक्टर के घर से जो कागजात जब्त किए गए, आईटी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स ने 300 से अधिक सर्च ऑपरेशंस करते हुए उसी के आधार पर जाहिर होती है बात। और इसमें केवल अजीत पवार जी का नाम आप नहीं ले सकती है, क्योंकि उनके साथ साथ सुनील देशमुख जी और विजय वडेट्टीवार वहां के कांग्रेस के विधायक, और साथ साथ गडकरी जी और मुंडे जी जो कि भाजपा के प्रमुख नेता रहे हैं, उन्हें भी पैसा दिया गया है, ये रिकॉर्ड्स बताते हैं। और ये रिकॉर्ड्स उस असेसमेंट ऑर्डर की आईटी डिपार्टमेंट के हिस्से हैं और उस रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज किए गए हैं, कहीं दादा, कहीं एपी, कहीं काले जो उनके स्वीय सचिव थे, लेकिन अमाउंट वही है 27.5 करोड़ घोड़झिरी ब्रांच कैनाल में दादा को यानी अजीत पवार जी को दिए गए। 50-50 लाख रुपए सुनील देशमुख और गडकरी को दिए गए, जबकि उनके लिए 280 लाख प्रस्तावित थे और 50 दिए गए, बाकी के शायद अब रह गए। और 20 लाख रुपए मुंडे जी को दिए गए, 5 लाख विजय वडेट्टीवार को दिए गए। और तमाम अधिकारी ईई, सीई, एसई जो अलग अलग दर्जे के इंजीनियर्स हैं, डेप्यूटी है, उनको भी लाखों लाखों रुपए दिए गए हैं। और एमओईएफ केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय को 12.5 लाख रुपए दिए गए हैं। और कहीं दर्डा जी जो मंत्री हैं उनके किसी ट्रस्ट को दिए गए हैं पैसे, वो भी करीबन 12-15 लाख रुपए। ये सब ब्यौरा अगर ले ले तो एक ही प्रोजेक्ट में 43 से 44 करोड़ रुपया बांटा गया है। और दूसरे प्रोजेक्ट्स में ऐसे ही करोड़ों रुपया बांटा गया है, जिसका नाम टेम्बू इरिगेशन प्रोजेक्ट है। और तीसरा प्रोजेक्ट जिसका नाम नहीं है पर 633 करोड़ का, उसमें 14.5% बाजू में रखा गया। उसके अलावा ओवरहेड्स, डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह करके एक्स्ट्रा पैसा रखा गया। 35% से ज्यादा पैसा गैर कानूनी काम में खर्च हुआ है उस प्रोजेक्ट में। यानी तो कुल अमाउंट आती है 180 से 200 करोड़ तक। यानी मैम, अगर कुल मिला के देखा जाए, आपका ये कहना है कि ये, अगर मैं गलत नहीं हूं समझने में, तो बाकायदा आईटी विभाग ने 300 से ज्यादा सर्चेस की हैं। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स और ब्यौरा आया है, कई ऐसी बाकायदा लिखित में डॉक्यूमेंट्स हैं जहां पर ये बातें लिखी गई हैं। और आपने जिस तरह से कहा कि जिस कंपनी के डायरेक्टर्स को पकड़ा गया है, उन्होंने बाकायदा इसका अकाउंट रखा कि किसको कितने पैसे घूस के तौर पर दिए गए। बिल्कुल, और उन्होंने अपने बयानों में ये स्वीकार किया कि ये पैसा खर्च हुआ है। जी, उन्होंने स्वीकार किया। और साफ तौर पर यहां पर आईटी विभाग अगर कार्रवाई कर रहा है मैम, आज जो हमारे पास ये भी खबर आ रही है, जब हमने इस बाबत महाराष्ट्र सरकार अजीत पवार से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा ये तमाम आरोप बेबुनियाद हैं। मुझे याद पड़ता है जैन हवाला कि जब डायरीज की भी बात आई थी, उसमें भी काफी चीजें डायरी में लिखी गई थी कि इतना इतना पैसा फलाने फलाने शख्स को दिया गया। तो ये कुछ कुछ उसी तरह से अगर किसी ने डायरी में शॉर्ट नेम, जैसे कहा आपने अजीत पवार के नाम के लिए दादा लिखा गया, तो इस तरह से अगर निकनेम्स के तौर पर अगर दिया गया है, एक तो सबसे पहले इसकी हम जानना चाहेंगे कि आईटी विभाग इतनी कार्रवाई तो उसने की है, आगे अब क्या और कैसे होगा, ये पहले आपसे जानना चाहेंगे, हम समझना चाहेंगे। ऐसा आईटी विभाग में कार्रवाई नहीं की, यही हमारा आक्षेप है।
क्योंकि अगर चाहते तो वो किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए ये पूरा रिपोर्ट दे सकते थे, सीबीआई तक कहीं भी। जैसा उन्होंने मेरी जानकारी के अनुसार नितेश भांगड़िया नाम के जो गोसीखुर्द के ही बाईं तट की नहर जो है उसके एक ठेकेदार जो अभी बीजेपी के विधायक है उनके बारे में किया गया, लेकिन इस बारे में नहीं किया गया। दूसरा मुद्दा यह है कि रविंद्र शिंदे नाम के इनके जो एक मैनेजिंग डायरेक्टर है महालक्ष्मी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के, वो और बीटी पाटिल एंड सन्स के नवीन पाटिल जो बीटी पाटिल के शायद बेटे हैं, ये दोनों ने मिलकर एपेलेट अथॉरिटी जो कमिश्नर इन्वेस्टिगेशन आईटी के ही होते हैं उनके सामने अपील अर्जी की। उस अर्जी में उस अर्जी के सुनवाई के पहले एक ही दिन कहीं ना कहीं धीरेन्द्र अनंत भट्ट जिनके घर से डायरी हस्तगत की गई थी, उन्होंने अपना बयान वापस खींचना चाहते हैं इस अर्थ से एक अर्जी एपेलेट अथॉरिटी को दी, लेकिन कमिश्नर की रिपोर्ट में उस वापसी को मंजूर नहीं किया गया और विविध कोर्ट के फैसलों का जिक्र करते हुए कमिश्नर ने ये निर्णय में कहा है कि जो पहला बयान होता है, रेड के समय होता है, कब्जे में कागजात लेते हुए पहला स्टेटमेंट दिया जाता है, वो अगर इनका भी कहना नहीं है कि कहीं भी गलत मार्ग से निकाला गया तो केवल टेंशन में थे या और कोई कारण देकर वो वापस नहीं खींचा जा सकता है, वो बहुत महत्व का साबिती पुरावा होता है। इसलिए जिन कागजों का मैं जिक्र कर रही हूं जो कि असेसमेंट ऑर्डर का हिस्सा है, उन कागजातों को अभी तक एपेलेट अथॉरिटी एक ने भी नकारा नहीं है। अब ये मामला दूसरे एपेलेट अथॉरिटी में इसलिए गया है क्योंकि ये जो पहली एपेलेट अथॉरिटी थी उन्होंने टैक्स के बारे में और जो अनएक्सप्लेन्ड इनकम जिसका डिटेल ब्यौरा या स्रोत नहीं बताया गया, ऐसे आय का जिक्र अपने रिटर्न्स में महालक्ष्मी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ने नहीं किया, इसलिए जो असेसमेंट हुई थी उसमें टैक्स एवेजन और ऐसे इनकम के बारे में कुछ छूट मंजूर कर दी। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए थैंक्स टू कमलनाथ एंड अदर मिनिस्टर्स बहुत सारी छूट आजकल आईटी में और तमाम प्रकार के कंसेशंस दिए गए हैं, लेकिन उस एपेलेट अथॉरिटी ने ये जो पहला ब्यौरा है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसको नकारा नहीं है, पर दूसरा जो कंसेशन दिया गया उसके लिए भी आईटी डिपार्टमेंट अभी इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल पूना के सामने फिर से अपील में गए हैं। डिपार्टमेंट ने ही खुद ये कहा है कि जो जो पहले असेसमेंट में आया था वो सब सच्चा है और उसे मंजूरी दी जाए ताकि आगे की कार्रवाई की जाए। मेधा जी, इसमें एक पेच जो आप यहाँ पर कहने की कोशिश कर रही हैं, माना आईटी विभाग ने 300 जगह पर छापेमारी की और बहुत सारे सबूत इकट्ठा किए, लेकिन अगर वो चाहती, क्योंकि अब ये बाकायदा एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का भी केस बनता हुआ नजर आ रहा है, आपको लग रहा है कि अब यहाँ पर ढिलाई बरती जा रही है और बाकायदा इसको सीबीआई या किसी और इंडिपेंडेंट एजेंसी को सौंप देना चाहिए, एसआईटी का गठन करना चाहिए इस बाबत? एसआईटी तो एक असिस्टिंग टीम होती है हमारे अंदाज से। पहले तो होना चाहिए कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट 1952 के तहत आयोग गठित होना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने पैसे स्वीकारे हैं, पहले तो होना चाहिए कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट 1952 के तहत आयोग गठित होना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने पैसे स्वीकारे हैं उन्होंने अपने पद का, अपने सत्ता का गैर उपयोग किया है। यहां तक असेसमेंट ऑर्डर में स्पष्ट लिखा है कि प्री टेंडरिंग प्रोसेस में, यानी टेंडर्स मंजूर करने के पहले भी पैसा दिया गया, वो तो किसी काम के खर्चे में आ ही नहीं सकता है, वो शुद्ध भ्रष्टाचार है, वो शुद्ध लाच है। और उसके बाद भी हर बिल के पैसे निकालने के लिए इन कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसे देने पड़ते हैं, ये तो लोग चर्चा में लेते हैं, लेकिन कितना पैसा किसको दिया ये यहां आया है, तो दोनों बाजू से ये अपराध है। कॉन्ट्रैक्टर्स ने वो इनकम में नहीं बताए, ये भी उनका गुनाह है, और अर्थात उन्होंने चढ़ा बढ़ाकर कीमतें बताई, जैसे टेम्बू इरिगेशन प्रोजेक्ट जो भी इस असेसमेंट का हिस्सा है, महालक्ष्मी का ही मटेरियल सप्लाई का ये प्रोजेक्ट रहा है, तो उसमें भी उनका गुनाह हुआ है। और अपराध इस बाजू भी है, जिन्होंने पैसे लिए हैं वो 1988 के भ्रष्टाचार प्रतिबंध कानून पे धारा 13D के तहत
अपने पद का, अपने सत्ता का गैर उपयोग करने के लिए उन्होंने एक्स्ट्रा लाभ लिए हैं, जो लाभ समर्थनीय नहीं है, इसलिए वो भ्रष्टाचार के तहत आता है। कानूनी कार्रवाई कैसे और कहां की जाएगी वो बात की बात है, पहले उन्हें मंजूर तो करने दे अपना अपराध, वो पहले नकार रहे हैं। अब मुख्यमंत्री और केंद्रीय सरकार, क्योंकि MOEF केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय भी इसमें नाम के साथ दर्ज है, क्या भूमिका लेती है इस पर हमारा ध्यान है। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो हम लोग करने के लिए मुफ्त रहेंगे। आप अदालत का दरवाजा खटखटाएंगी और आपको लगता है, वैसे ये अजीत पवार के ऊपर लगातार सिंचाई घोटाले को लेकर आरोप लगातार लगते चले आ रहे हैं, मामला ये लंबित पड़ा हुआ है, आपको अब लगता है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए इस नए खुलासे के बाद और केंद्र सरकार को भी कहीं ना कहीं एक प्रोएक्टिव रोल करना चाहिए, और आप खुद क्या इस मामले को अदालत में लेकर जाने की चाहे जनहित याचिका के माध्यम से कोशिश करेंगी मेधा जी? कानूनी रणनीति तो अभी मैं नहीं बताऊंगी, न बता पाऊंगी भी, क्योंकि हम लोगों को पूरी चर्चा विचार के साथ ही कोई भी निर्णय जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के तहत लेना पड़ेगा। लेकिन जहां तक अजीत पवार जी का सवाल है, मैं वो इस्तीफा का नाट्य नहीं रचना चाहती, लेकिन अगर विवेकता है तो यशवंतराव चव्हाण जी के समाधि पर आत्मक्लेश करते हुए जो उन्होंने दावा किया कि अब उनके आदर्शों पर चलेंगे, तो उनको इतना तो सोचना चाहिए कि अगर वो होते तो क्या करते हैं। अगर सिंचाई घोटाले के समय भी वो कुछ महीने दूर रहकर श्वेत पत्रिका के नाम पर सब कुछ धवल हो रहा है ऐसा बताकर वापस आए, उनको वापस लिया भी पूरे कैबिनेट ने, तो अब कौन है सरकार में जो इतना विवेकपूर्ण, सत्यप्रियता और इस प्रकार की एक भ्रष्टाचार मुक्ति की दावा ही नहीं, पूरी जांच तक की प्रक्रिया करने के लिए तैयार है, और उसके तहत वो अपने सत्ता पर रहने न रहने के बारे में निर्णय ले लेंगे। हम बाहर से आवाज उठाएंगे तो वो कहेंगे हम तो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो कि है भी, लेकिन वोट बैंक्स का कैसे क्या आधार लिया जाता है सब दुनिया जानती है। ये तो पैसे की बैंक पर भी डाका डाले जाते रहे हैं मंत्री, अफसर और ठेकेदार, जिससे अब जनता ने चेतित होकर आवाज उठाना जरूरी है। खैर, आपने कानूनी रणनीति यहाँ पर मेधा जी नहीं बताई हमें, लेकिन फिर भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी मेधा पाटकर जी, जानी मानी समाज सेवी, और सनसनीखेज संगीन आरोप यहाँ पर अजीत पवार पर लगे हैं सिंचाई घोटाले के अंदर की बाकायदा कमीशन लिया गया 27.5 करोड़ का, और ये कहा मेधा जी ने जिस तरह से कि आत्मक्लेश जरूर कर रहे थे अजीत पवार, लेकिन अब विवेक से फैसला भी लें तो कहीं ना कहीं इसका ज्यादा फायदा न सिर्फ पवार को पहुंचेगा बल्कि आम जनता को भी पहुंचेगा।